नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों, आज ये शिक्षण कौशल की हमारी 10वीं क्लास होगी और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का दूसरा पार्ट। संभवतः आज ये इसी पार्ट में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए। जितने भी हमारे साथी जुड़ चुके हैं और क्लास को देख रहे हैं, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। और दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। और इसमें जो भी फैक्ट आपको मिलेंगे वो फैक्ट परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। बिल्कुल आप सभी जुड़ जाइए। देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, एक बार अगर नजर डालें तो देखिए, शिक्षा किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची। उसके बाद कहां कहां अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, ठीक है। कब संशोधन किया गया था, 86वां संशोधन कब हुआ था, 2002 में जो हुआ था, और उसी के अनुसार मूल अधिकार में जोड़ दिया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोगों ने क्या किया है, देख लिया है पहले ही, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए, जितनी बाल अधिकार है, यूएनओ द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा कब की गई थी, 20 नवंबर 1989 को। भारत सरकार द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो 11 दिसंबर 1992। ये सारी चीजें आपको एकदम रट जानी चाहिए क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछी भी जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाई जा चुकी हैं। ओके, हंटर आयोग है, कोठारी आयोग है, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कोठारी आयोग, ठीक है। कोठारी आयोग कब, 1964 में बना। 14 जुलाई सन 1964 को जो है कोठारी आयोग, मतलब डीएस कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, ठीक है, जिसे शिक्षा आयोग का नाम दिया गया या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का नाम दिया गया, ठीक। आगे देखते हैं अब, कोठारी आयोग के बाद ना दोस्तों एक शिक्षा समिति शिक्षा नीति बनी 1968 में, ठीक है, जो कि पहली शिक्षा नीति थी। कौन थी, पहली शिक्षा नीति बनी 1968 में, ठीक है। इसके बारे में कहीं बहुत अच्छे से दिया नहीं है फिलहाल, लेकिन ये जानिए कि जो पहली शिक्षा नीति बनी थी वो 1968 में बनी थी, कोठारी आयोग के बाद, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसी 1968 को फिर से संस्तुति करने के लिए जो है काम चल रहा था, ठीक है। और उसी के बाद 1986 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कहा गया। कब आई, 1968 के बाद वाले में आई, ठीक है। आपको पता है कि शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज कब प्रस्तुत किया गया था, 1985 में, ठीक है। और इसी दस्तावेज को फिर क्या किया गया, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जाना गया। और ये दस्तावेज जो था ना 85 वाला, यही 68 में संशोधन करके बनाया गया था, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में हम लोग पिछला आपका पूरा सेशन था उसमें बहुत अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। और यहां भी देख लीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये जनवरी 1986 में लागू की गई। 12 खंड थे इसमें, और उस समय राजीव गांधी जो थे उस समय के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। उद्देश्य क्या था कि एक निश्चित स्तर तक प्रत्येक विद्यार्थी को बिना किसी धर्म, स्थान या लिंग के भेदभाव के बिना तुलनीय गुणवत्ता वाली शिक्षा पर सबकी पहुंच हो, ठीक है। वहां तक सबकी पहुंच हो, इसीलिए जो है ये शिक्षा नीति क्या की गई दोस्तों, बनाई गई, ठीक है। अब देखिए, बात करें कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो शिक्षा का स्वरूप था ना, वो 10+2+3 था, ठीक है। 10+2+3 था। ये चीज आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए क्योंकि ये परीक्षा में आपके पूछा भी जा सकता है कि 10+2+3 वाला था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, अब 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, ठीक है, उसमें दोस्तों इसकी संस्तुति करने के लिए एक समिति बनाई गई। कौन सी समिति बनाई गई थी, आचार्य राममूर्ति समिति। आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में राममूर्ति समिति बनाई गई थी। इसमें नहीं लिखा गया, लेकिन पिछला जो आपका सेशन था उसमें दिया गया था। कौन सी समिति, राममूर्ति समिति बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 1990 में। 1990 में राममूर्ति समिति बनाई गई, ठीक है। इन्होंने सब कुछ जांच पड़ताल करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब, दिसंबर 1990 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। 90 में जब इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की ना, तो उसी के आधार पर एक संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। उसे क्या कहा गया, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, ठीक है। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 कहा गया, या इसी को कहा गया दोस्तों कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन। क्या कहा गया, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ठीक है। ये जो है 1992 में आई। इसको देखिए, 1986 में संशोधन करके 1992 में इसे तैयार किया गया था और इसे कुल 23 खंडों में बांटा गया था। कितने खंडों में,
23 खंडों में बांटा गया था और +2 स्तर को स्कूल शिक्षा में शामिल करने की बात इसमें की गई थी। ठीक है, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन जितनी जरूरत की चीजें हैं हम लोगों को केवल उतना ही समझ लेना है। बाकी की चीजें दोस्तों देखिए, जितनी जरूरत की चीजें उतना पढ़िए, अदरवाइज पढ़ने के लिए तो इतनी सारी चीजें हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। ठीक है, लेकिन जितना जरूरत है उतनी ही चीजें आपको पढ़नी है। ठीक, अब देखिए, ठीक है, ओके है, आगे चलें। अब बात करें यशपाल समिति की। ठीक है, तो यशपाल समिति दोस्तों ये कब बनाई गई थी? तो मार्च 1992 में बनाई गई थी। ठीक है, मार्च 1992 में यशपाल समिति बनाई गई थी। और यशपाल समिति जो है ये क्यों बनाई गई थी दोस्तों? तो आपको पता है कि बोझ मुक्त शिक्षा के लिए, क्या करने के लिए? बोझ मुक्त शिक्षा के लिए बनाई गई थी यशपाल समिति। ठीक है, चलिए, यशपाल समिति बोझ मुक्त शिक्षा के लिए बनाई गई थी और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कब? 15 जुलाई 1993 को। बनी तो थी मार्च 92 में यह समिति, और इसने रिपोर्ट अपनी दी 15 जुलाई 1993 में। और उस रिपोर्ट को क्या कहा गया? शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, इसी शिक्षा बिना बोझ नामक शीर्षक से इनकी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई। ठीक है, अब याद रखिएगा कि बोझ मुक्त शिक्षा या शिक्षा बिना बोझ के कौन सी समिति है? तो यशपाल समिति। ठीक है, और ये समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, मतलब एचआरडी द्वारा किया गया था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था, जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानी जाती है। आगे आइए, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के बारे में देखिए कि यह अब तक का शिक्षा का सबसे नवीन दस्तावेज है। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पहल करने पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया। ठीक है, ये किसके द्वारा जो है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया और इसी ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय, याद करिएगा 5 अध्याय हैं। ठीक है, अब देखिए, पहले अध्याय में परिप्रेक्ष्य के नाम से दिया गया है, दूसरे में सीखना और ज्ञान के बारे में, तीसरे में पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन के बारे में, चौथा अध्याय विद्यालय और कक्षा का वातावरण, और पांचवा है व्यवस्थागत सुधार। इन सब के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे अध्याय पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बात की गई? तो ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ने की बात की गई, मुख्य यही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही है कि जो ज्ञान था, जो आपका किताबी ज्ञान था ना, उसे बाहरी ज्ञान से जोड़ने की बात की गई और रटंत्र प्रणाली शिक्षा से मुक्ति की बात की गई और गतिविधि आधारित शिक्षण की भी बात की गई। ठीक है, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि त्रिभाषा शिक्षा पुनः लागू करने की बात की गई। एनसीएफ के बारे में देखिए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो ये है आपका, हम लोग शॉर्ट में पढ़ते चल रहे हैं, बहुत लंबा पढ़ना है तो किताब आपके पास है, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए, मैं शॉर्ट में जितने अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर पा रहा हूं उतना कर दे रहा हूं दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन जरूर पसंद आएगा। देखिए, अगला है कि शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2019। ठीक है, 2009, 19 नहीं, 2009। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है? NCFTE मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर्स एजुकेशन। ठीक है, मतलब ये टीचर्स एजुकेशन के लिए था, मतलब शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए था। देखिए, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया और किसने किया था? NCTE ने किया था। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे दोस्तों? उसके अध्यक्ष बनाए गए थे प्रोफेसर CL आनंद। ठीक है, इस विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे प्रोफेसर CL आनंद और किसने गठन किया था? तो NCTE ने गठन किया था। ठीक है, अब देखिए NCFTE कब? 2009 में। 10+2 स्तर के बाद 4 या 5 वर्ष के प्रशिक्षण कोर्स का प्रावधान करता है NCFTE। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि कितने वर्षों का? तो 4 से 5 वर्षों का प्रशिक्षण, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इतनी ही चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी जो आपको बता दी गई। आगे चलते हैं, अब कुछ योजनाओं को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई थी। ठीक है, देखिए जो आपकी योजना चलाई गई थी, सबसे पहले देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसे OB कहते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन का मतलब ये होता है दोस्तों ना कि कोई काम युद्ध स्तर पर करना। ठीक है, सबसे पहले उसी को वरीयता देना, उसी पर ही काम करना। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, देखिए यहां ब्लैक बोर्ड जो है
ये किसको दर्शाता है, तो ये जो है विद्यालय में आवश्यक उपकरणों को दिखाता है कि विद्यालय में जो आवश्यक है, जैसे कमरे हैं, ठीक है, और वहां पर शिक्षण सामग्रियों की उपलब्धता हो, शिक्षक की आवश्यकता हो, ठीक है, उपलब्धता हो, तो इन सारी चीजों पर फोकस करने के लिए क्या चलाया गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। ठीक है, देखिए विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना, तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का काम था। अब देखिए 1 अप्रैल 2009 को सर्व शिक्षा अभियान में जोड़ दिया गया था इसे, ठीक है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए आपसे पूछा यह जाएगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में संशोधन कब किया गया, तो ये 1992 में संशोधन हुआ। उससे पहले क्या था दोस्तों कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत 2 शिक्षक, कम से कम 2 शिक्षक, 2 कमरा और उसके साथ में एक बरामदा, कमरे से एक बरामदा भी जुड़ा होना चाहिए, ये मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट होनी थी। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कोशिश करके एक पुरुष और एक महिला शिक्षक को नियुक्त किया जाना था। ठीक है, ये किसके तहत था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और दोस्तों विद्यालय में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ठीक है, जो विद्यालय में जरूरी सामान है, जैसे शिक्षक को जो जरूरी चीजें चाहिए उसको भी वहां पर उपलब्ध कराने की बात की गई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। किसने किसमें दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में भी उपलब्ध कराने की बात की गई। ठीक है, और इसमें यह भी बात की गई कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जो कक्षा कक्ष है उसको कैसा बनाया जाएगा, आकर्षक बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कब लागू की गई, 1987। अगर आपसे एग्जैक्ट पूछे तो 1987 नहीं तो 1987-88 आप ऑप्शन में देख सकते हैं। 92 में संशोधन किया गया, तो 3 शिक्षक और 3 कमरे की बात की गई। इसे 1993 से 94 तक लगभग उच्च प्राथमिक में क्या किया गया, प्रमोट कर दिया गया, मतलब उच्च प्राथमिक में भी लागू कर दिया गया। इसके तहत क्या क्या उपलब्ध कराया गया, तो कक्षा शिक्षण सामग्री है, जैसे मानचित्र है, ग्लोब है, ये सारी चीजें हैं, खेल सामग्री है, विज्ञान किट है, ये सारी चीजें, ठीक है, जैसे श्रव्य उपकरण है, रेडियो वगैरह है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत स्कूलों में क्या की गई, उपलब्ध कराई गई। ठीक है, आगे बात करें सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, जिसे पी मोस्ट कहा जाता है। क्या पी मोस्ट कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म पूछता है, इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स मतलब सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, जिसे पी मोस्ट कहा जाता है। पी मोस्ट दोस्तों क्या है कि ये एनसीईआरटी द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी ना, उसकी संस्तुति जब की गई तो उससे लोगों को अवगत कराना। ठीक है, और ये कब दोस्तों, देखिए ये कब शुरू किया गया, 1986 में। ठीक है, तो इसकी संस्तुतियों से अवगत कराना राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, और उसके बाद क्या था कि शिक्षण सामग्रियों का समुचित उपयोग करना, शिक्षण सामग्रियों का समुचित उपयोग करने के बारे में भी बताया जाना। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रशिक्षण की बात की गई है, तो प्रशिक्षण सामग्री को 2 भागों में बांटा गया। किस किस में, एक प्राथमिक शिक्षकों हेतु और एक माध्यमिक शिक्षकों हेतु बांटा गया। ठीक है, और दोस्तों 86 में ये शुरू की गई और 90 में इसमें संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया, देखिए इसमें संशोधन करके पी मोस्ट को पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बना दिया गया। क्या बनाया गया, पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बना दिया गया। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ, आप जानते हैं कि 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया और उसके तहत सुविधाएं जो है विद्यालयों में उपलब्ध करा दी गई। अब उन्हीं जो प्रशिक्षण सामग्री की संरचना के बारे में बात की गई इसके तहत। ठीक है, और उन्हीं को जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत चीजें उपलब्ध कराई गई थी, उन्हीं के समुचित उपयोग के लिए प्रशिक्षण कराया जाना था 1990 के बाद, जब इसमें संशोधन कर दिया गया, पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बना दिया गया। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में समझ लीजिए कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था वो विद्यालय में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए था, और जो पी मोस्ट था वो क्या था कि अध्यापकों का एक विस्तृत एवं सघन प्रशिक्षण कराया जाना था, ताकि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत सामग्रियां उपलब्ध कराई गई हैं उनका समुचित प्रयोग अध्यापक कर सकें। ठीक है, आप याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म और कब ये शुरू किया गया, मतलब 1986, और प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स, ये इतना याद रखेंगे आप। संशोधन करके इसे पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। आगे देखिए प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, जिसे एसओपीटी कहा गया। तो एसओपीटी और पी मोस्ट ये दोनों का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, स्पेशल ऑफिशिएट प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर्स। ठीक है, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। अब देखिए ये कब चलाया गया, 1993-94 में चलाया गया। किसके द्वारा, एचआरडी के द्वारा, मतलब ये भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। इसका नाम वर्तमान में बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब देखिए वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। प्रशिक्षण का दायित्व, तो देखिए इसके द्वारा
प्रशिक्षण कराया जाना था और प्रशिक्षण का दायित्व तो किसे दिया गया, तो एनसीईआरटी को दिया गया। ठीक है, उद्देश्य क्या था दोस्तों कि 4.5 लाख 4.5 लाख शिक्षकों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षित करना। ठीक है, और क्या था कि यह प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए चलाया गया था। तो याद रखिएगा आप कि 4.5 लाख शिक्षकों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को बढ़ावा भी देने के लिए ये सुविधा चलाई गई थी। तो इसको आप एकदम याद करके चलिएगा। आगे चलते हैं। देखिए शॉर्ट में चीजें बताई जा रही हैं, आपको संभवतः समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है, थोड़ा तेज हम चल रहे हैं ताकि जल्दी ये खत्म हो जाए और इन चीजों को आप नोट करेंगे और इनको थोड़ा सा आपको याद भी करना रहेगा। बात आई बेसिक शिक्षा परियोजना, ये कब शुरू हुई, तो 5 अक्टूबर 1993 को शुरू की गई। ठीक है, अब इसमें ध्यान से समझिएगा कि ये क्या था कि बेसिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करने के लिए बेसिक शिक्षा परियोजना चलाई गई थी। बीईपी मतलब बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। उद्देश्य क्या था कि समग्र मूल्यांकन, ठीक है, संपूर्ण मूल्यांकन हो, नामांकन हो, गुणात्मक उन्नयन हो और बच्चों का विद्यालय में ठहराव बढ़े। तो इसी के लिए बेसिक शिक्षा परियोजना चलाई गई थी। इसका लक्ष्य क्या था दोस्तों कि 300 की आबादी या 1.5 किलोमीटर तक प्राथमिक विद्यालय या शिक्षा का कोई भी केंद्र स्थापित किया जाए। ठीक है, ताकि लोगों की पहुंच जो है, देखिए बेसिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करना था तो लोगों की पहुंच होनी चाहिए। बात करें सन 2000 तक 6 से 11 वय वर्ग का 100% नामांकन हो जाना चाहिए था। 2000 तक 100% नामांकन 6 से 11 वर्ष के बालकों का। 5000 की आबादी तक सतत शिक्षा की सुविधा, मतलब जितने क्षेत्र में 5000 की आबादी पूरी हो जाए वहां पर सतत शिक्षा की व्यवस्था की जाए। सतत शिक्षा का मतलब समझिए 1 से 5, 5 से 8, 8 से 10, 10 से 12, इस तरह से सुविधा प्रदान की जाए, मतलब ऊपर की ओर बढ़ते जाएं बच्चे। और सन 2000 तक न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम में बेसिक शिक्षा परियोजना के तहत। आपको याद क्या करना है कि 5 अक्टूबर 1993 को ये क्या किया गया, शुरू किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डीपीईपी मतलब डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ये दोस्तों कब शुरू किया गया, तो 1994 में इसका पहला चरण शुरू हुआ। कब, 1994 में। अब देखिए ये विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित भी है ये कार्यक्रम। ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। ठीक है, यूपी में 1997 दिया है। हाँ, यूपी में 1997 में ये यहां से देखकर लागू किया गया है, बताया जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रबंधन इसका सीमैट के द्वारा किया जाता है। ये सीमैट क्या है, एनसीईआरटी और इन सब के बारे में आपको शिक्षा के प्रबंधन में बता दिया जाएगा, सारी चीजें बता दी जाएंगी अच्छे से। ठीक है, देखिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए ये केवल जिला स्तर पर चलाया गया और शिक्षा को सुलभ और सुदृढ़ बनाने के लिए चलाया गया, ये मतलब इसका उद्देश्य था। बात करें कि ये लागू कैसे किया गया, तो 3 चरणों में लागू हुआ। 1994 में जब ये शुरू हुआ तो 7 राज्य, ठीक है, 42 जिले, 7 राज्यों के 42 जिलों में ये लागू हुआ। उसके बाद 1997 में 7 राज्य और उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में। सन 2000 में अन्य राज्यों में और यूपी के 32 जिलों में इसे लागू किया गया। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में कब, तो 1997 में, और वैसे ये 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया और विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित भी है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है विद्यालयोन्मुखी विद्यालय शिक्षा की तैयारी या स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। तो स्कूल रेडीनेस का मतलब यह है कि स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना। मतलब ये प्रोग्राम था 6 वर्ष के बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए, जैसे आंगनबाड़ी वगैरह जो चलता है उसमें स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम ही चलाया जाता है, ताकि जो छोटे बच्चे हैं उनको धीरे धीरे गतिविधि के माध्यम से स्कूल की ओर आकर्षित किया जाए। उसके बाद जब वो 1 में एडमिशन लेंगे तो वहां पर भी उनको इसी तरीके से सिखाते हुए आगे बढ़ाया जाएगा, उनका स्कूल के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा। प्रारंभ में 1.5 से 2 माह तक सामान्य रुचिकर व आसान चीजें बताना, जिससे देखिए ये कक्षा 1 की बात हो रही है। जब बच्चा कक्षा 1 में आएगा तो उनमें यही चीजें करनी है। ठीक है, एकदम आसान सी चीजें आप उनको समझाइए ताकि उनके अंदर हीन भावना ना आए और इसी तरीके से वो स्कूल के प्रति आकर्षित होंगे और स्कूल में बराबर आने लगेंगे। और जब बच्चा स्कूल में रेगुलर आएगा तो जाहिर सी बात है उसकी गुणवत्ता में सुधार होगा। ठीक है, तो ये था स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम आपका।
क्या था? स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम था दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं, अगला है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये 68,500 की परीक्षा में भी पूछा गया था कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब चलाया गया, ये डेट ये पूछा गया था सन। तो आपको बताना है 5 मई 1988 को चलाया गया, ठीक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, और इसी के तहत संपूर्ण साक्षरता अभियान की भी शुरुआत की गई, ठीक है। तो मिशन की बात हो तो 5 मई 1988, संपूर्ण साक्षरता अभियान के बारे में आगे देखते हैं। देखिए, इसका उद्देश्य था कि 2007 तक साक्षरता का न्यूनतम स्तर कितना कर देना है, 75% प्राप्त कर लेना है। साक्षरता का न्यूनतम स्तर 75% प्राप्त कर लेना है। 16 जनवरी 1989 को केरल राज्य में सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान, देखिए ये था साक्षरता मिशन, तो ये कब शुरू किया गया था? ये था 5 मई 1988 को। और संपूर्ण साक्षरता अभियान की बात करें तो ये था संपूर्ण साक्षरता अभियान सबसे पहले केरल राज्य में 16 जनवरी 1989 को शुरू किया गया, मतलब इसकी घोषणा की गई। तो राज्य आपसे केरल, ठीक है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। केरल में सर्वाधिक साक्षरता भी है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। अब यहां देखिए आप, 1991 में 52.21% साक्षरता हो गई, ठीक है। और दोस्तों 2001 में 65.38% साक्षरता हो गई, ठीक है। तो ये जो है साक्षरता दर में वृद्धि हुई और बहुत ही रिस्पांस अच्छा मिला। इसका वाक्य है दोस्तों, संपूर्ण राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का जो वाक्य है, ये है एक पढ़ाई एक। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी लोग क्या लगाएंगे, इस सब पढ़े सब बढ़े लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन वो इसका नहीं, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वो आता है। एक पढ़ाई एक किसका वाक्य है? ये है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का वाक्य है। तो इसको आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2001-2 में शुरू हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, ठीक है। तो उसी समय ये सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई, ठीक है। और आप जानते हैं कि 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में 21 अनुच्छेद 21 का में रख दिया गया, ठीक है। अब यहां समझिए आप, यहां पर क्या है, ये जो है उत्तर प्रदेश में दोस्तों 2001-2 में कितने जनपदों में? 16 जनपदों में चलाई गई, और 2002-3 में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में ये चला दी गई। यहां पर था क्या दोस्तों कि देखिए, रूपरेखा 1998 में ही बनी थी। अब देखिए 2003 तक अनिवार्य शिक्षा गारंटी योजना के रूप में इसे चलाया गया। 2003 में दोस्तों क्या था कि सभी का जो है नामांकन विद्यालय में हो जाना चाहिए 2003 तक। जब 2003 में नामांकन हो जाएगा तो 5 साल तक, 2007 तक, मतलब 5 साल जोड़िए तो 2007 तक क्या होगा कि कक्षा 5 पास हो जाएंगे, ठीक है। सभी बच्चे कक्षा 5 पास हो जाएंगे। और 2008 तक क्या होगा कि सभी देखिए 2010 तक क्या हो जाएगा कि सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा, मतलब उच्च प्राथमिक तक की शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत दी गई हैं, एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया था। बात करें वित्तीय पोषण कैसे, तो 2002 में जो वित्त पोषण था तो केंद्र सरकार 85% और राज्य सरकार 15% वहन करती थी। और उसके बाद 2013 में क्या हुआ कि केंद्र सरकार 65 और राज्य सरकार 35% वहन करती है। सर्वप्रथम सर्व शिक्षा अभियान कहां चलाया गया, तो दोस्तों ये तमिलनाडु में चलाया गया था। कहां? तमिलनाडु में चलाया गया था। आगे देखते हैं प्राथमिक, देखिए NPEGEL, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना, ठीक है, 2003 में इसे शुरू किया गया। बालिका शिक्षा से संबंधित है, 1 से 8 तक की जो बालिकाएं, अपवंचित बालिकाएं हैं, ठीक है, उन्हीं को जोड़ने के लिए ये चलाया गया। विद्यालयों में जेंडर गैप को कम करना, नामांकन व ठहराव, 3 से 6 वर्ष वय वर्ग के बच्चों हेतु चाइल्ड केयर सेंटर की स्थापना भी कराई गई, ठीक है। गणित अंग्रेजी विज्ञान हेतु रिमेडियल कैंप की स्थापना, बालिकाओं हेतु सुविधाएं, पुस्तकालय, लकड़ी की चौकी, निःशुल्क यूनिफॉर्म, ये सब जो है भारतीय बुक ट्रस्ट के सहयोग से किया गया, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल चलो अभियान की ओर देखें दोस्तों, तो ये 1 जुलाई 2002, मतलब जुलाई 2002 में उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया और 2006 तक यह कार्यक्रम चलाया गया। अब दोस्तों स्कूल चलो अभियान देखिए, ठीक है, इसको याद रखेंगे कि ये 2002 में शुरू किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी हाल ही में सर्व शिक्षा अभियान के नाम से फिर से शुरू किया गया दोस्तों। क्या? अभी 4 अप्रैल 2022 में शुरू किया गया है
हमारे मुख्यमंत्री जो कि योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने श्रावस्ती जिले से उसे शुरू किया है ताकि नामांकन में वृद्धि हो सके। ठीक है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय, ये दोस्तों इसकी स्थापना सन 2004 में की गई। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा की गई। ये पूर्णतः आवासीय बालिका बालिका विद्यालय योजना, मतलब इसमें केवल बालिकाएं पढ़ती हैं, पूर्णतः आवासीय है। तो ये आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। इसमें कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा दी जाती है, मतलब 3 वर्ष। कितने वर्ष? 3 वर्षीय कार्यक्रम में 3 वर्ष तक के लिए शिक्षा दी जाती है। सीटों की बात करें तो 75% SC ST OBC के लिए, अल्पसंख्यक के लिए आरक्षित है, और 25% जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके लिए आरक्षित होती है। तो कस्तूरबा गांधी कब? 2004 में केंद्र सरकार के द्वारा। देखिए दोस्तों, ये वहां पर चलाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर साक्षरता बहुत ही कम है। कौन सी साक्षरता? बालिका साक्षरता बहुत ही कम है। ठीक है। आगे देखिए, समेकित बाल विकास सेवाएं, ये सब तो हमने ऐसे ही लिख दिया था, आप लोगों को संभवतः पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक बार दिमाग में रहना चाहिए। ये सेवाएं 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई, समेकित बाल सेवाएं। ठीक है। यहाँ देखिए ECC अर्ली चाइल्ड केयर, ये जो है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, और ECCE अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए चलाई गई। ECC हेतु प्रत्येक जनपद को 15 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। फुल फॉर्म जो है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे और ये वर्ष भी याद रख लेंगे। ठीक है। आगे देखिए कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। ठीक है। तो ये परियोजनाएं जो हैं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके वर्तमान में महानिदेशक कौन बने? गिलबर्ट हांगबो बने हैं। ठीक है। तो इनके अधीन अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला देश पहला देश बना था। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अधीन अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बना था। यह आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। आगे देखिए कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना जो कि भारत में कब चलाई गई? 1992 में चलाई गई। ठीक है। उसमें सहयोगी कौन कौन थे? तो भारत सरकार का जो श्रम मंत्रालय है, शिक्षा विभाग है, और जो USA मतलब अमेरिका का श्रम विभाग है, ये तीनों लोगों ने मिलकर भारत में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना का शुभारंभ किया। आगे चलते हैं, देखते हैं अगली परियोजना है मध्याह्न भोजन योजना, जिसका नाम बदलकर PM पोषण स्कीम कर दिया गया है वर्तमान समय में। ठीक है। कब शुरू की गई? तो 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। इसको आप याद करके चलेंगे। सर्वप्रथम तमिलनाडु में शुरू की गई। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया इसे, देखिए 15 अगस्त 1995। ठीक है। कक्षा 1 से 5 तक प्रदेश के राजकीय, परिषदीय व राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों को ये योजना उसमें चालू की गई थी। और दोस्तों अब ये योजना 1 से 8 तक चल रही है। ठीक है। मतलब 1 से 5 तक तो चल ही रही थी, 1 से 8 तक भी इसे बढ़ा दिया गया। इसमें क्या था? पहले इसमें खाद्यान्न मिलता था, भोजन नहीं बनता था, उसके बाद भोजन बनना शुरू हो गया। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था कि 80% उपस्थिति पर 3 किलो गेहूं चावल दिया जाता था। वर्तमान समय में भोजन बन रहा है। ठीक है। अब देखिए मध्याह्न भोजन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो दोस्तों ये किया गया अक्टूबर 2006 में। और प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को कितना मिलता है? देखिए प्राथमिक विद्यालय में 100 ग्राम प्रति छात्र के हिसाब से प्रतिदिन, और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 150 ग्राम छात्र के हिसाब से प्रतिदिन जो है राशन वहां पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। जितने भी प्रश्न इसमें से आने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। इन सभी चीजों को एक व्यवस्थित क्रम में आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसका PDF में उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी आप बताइएगा। जो अभी हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके बारे में आपको अलग से एक वीडियो में मैं बता दूंगा। छोटी सी वीडियो में पूरी जानकारी वहां पर दे दिया जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से एकदम पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि यहां से परीक्षाओं में प्रश्न जरूर बनते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।